हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम नाचो, कैसा का है और कुछ भी रह गया हो तो हेलो मेरी तरफ से। ठीक है, बेसिकली कैसे हो सब लोग, आए हो पड़ जाओगे। ठीक है, आज कैसा चल रहा है भाई। आज मौसम इधर तो बहुत गर्मी है यार, मेरे को तो गर्मी से जल गया हुआ है, पूरा लू चल रही है बाहर, तो गर्मी आई गई फाइनली। तुम्हारे वहाँ बताओ, तुम यहाँ पे, तुम्हारे वहाँ पे कैसा है टेम्परेचर, क्या हाल है वेदर के। बट फिलहाल 17 अप्रैल, इकोनॉमिक्स, क्योंकि आज क्या डे है बताओ, क्या डे है आज, फ्राइडे है ना, फ्राइडे फ्राइडे यस। तो आज हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, आ गए इकोनॉमिक्स पढ़ने। अब देखो सीन क्या है, तुम कहोगे मैक्रो मैक्रो पढ़ाया जा रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक्स का पढ़ाओगे, लास्ट चैप्टर है मैक्रो का, इसके बाद में इंडियन पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना ही आता है मेजरली टर्म वन में मैक्रो से। ठीक है, सबके स्कूलों में ज्यादा आता है, बट फिर भी अगर तुम्हारे में कुछ और आ रहा है तो कमेंट है, वरना तो छुट्टियों में पूरा हो ही जाएगा ऑलमोस्ट अपना सिलेबस। तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं, तुम्हारे एग्जामों तक सिलेबस खत्म कर चुके होंगे पूरा, अपन चिंता मत करो। आई एम सॉरी। देखो अभी चैप्टर का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ना बेसिकली एक अकाउंट होता है जो हमारी कंट्री के ट्रांजेक्शंस दिखाता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बेसिकली ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बीओबी अकाउंट होता है बेसिकली हमारा। ठीक है, उसमें दो साइड होती है। देखो, और तुम लोग इतना छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा हम पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, देखो अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना। देखो वैसे क्या होता है, तुम लोगों ने अकाउंट्स तो देखो पढ़ी है, अकाउंट्स में डेबिट लेफ्ट वाला साइड होता है, ठीक है, और क्रेडिट राइट वाला साइड होता है, बट इधर उल्टा है थोड़ा सा। ठीक है, इधर डेबिट लेफ्ट में, वो राइट में होता है, इधर क्रेडिट लेफ्ट में होता है, बट फिर भी हम तुम लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, हम लेफ्ट में डेबिट मान के चलेंगे। ठीक है, और राइट में क्रेडिट मान के चलेंगे। ठीक है, तो बीओपी अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जो सारे कंट्री के ट्रांजेक्शंस दिखाता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांजेक्शंस कौन से, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिनमें पैसा यूज हो रहा हो। ठीक है, बेसिकली। और डेबिट वाले मतलब जिसमें पैसा जा रहा है वो डेबिट साइड आ जाएंगे, जिनमें पैसा आ रहा है वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। ऑल दो इकोनॉमिक्स में डेबिट इस साइड आता है, क्रेडिट इस साइड आता है, बट तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए हम यही मान लेते हैं क्योंकि ये बनाने को तो आना नहीं है। ठीक है, चैप्टर या बुक में, एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली ना बुक में दे रखा है ऐसा कोई बना हुआ अकाउंट। ठीक है, दे रखा है बट वो वैसा नहीं है। ठीक है, देखो अब ये जो बीओपी अकाउंट है, बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ बीओपी अकाउंट। अब इसके नाम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। देखो ऑफिशियल रिजर्व को भी छोड़ दो, अभी मेजरली मानो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो चीज होती है। ठीक है, तो एक मिनट मेरा मार्कर का क्या, चलो ठीक है बाद में डालूंगा। देखो आधे को हम करंट अकाउंट मान लेते हैं और नीचे वाले को कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला है करंट। तुम ध्यान से पढ़ लो, तुम ये अकाउंट समझ गए ना, पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। देखो ये ऊपर वाला करंट अकाउंट मान लिया, नीचे वाला कैपिटल अकाउंट। अब देखो इतना समझ लो, करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शंस होती है ना, वो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से होती है। मतलब जैसे हमने गुड्स या सर्विसेज की सेल कर ली, ठीक है, या फिर कुछ भी सर्विसेज, हाँ वही सर्विसेज दे दी, या फिर कोई बेसिकली हमने ट्रांसफर गिफ्ट वगैरह दे दिया किसी को, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसे कोई मोटिव से होती है। ठीक है, बट और ये बेसिकली सारे ट्रांजेक्शंस दिखाती है। बट जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, सिर्फ याद रखो कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन ट्रांजेक्शन से हमारी कैपिटल मतलब लाइबिलिटीज या एसेट्स में फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारी एसेट लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है कंट्री की। ठीक है, अब मान लो देखो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले चीज आती है गुड्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब कुछ सोचो कि अगर तुम इंपोर्ट करोगे गुड्स का तो क्या होगा। अगर तुमने गुड्स इंपोर्ट किया मतलब तुम्हारा पैसा जाएगा, मतलब डेबिट हो गया। ठीक है, तुम्हारा पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड में आना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट साइड में आ गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और देखो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इधर आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंपोर्ट करने से पैसा जाता है। ठीक है, डेबिट साइड में आएगा, इधर आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, आप देखो वैसे सर्विसेज भी दो टाइप की होती है, मतलब आई गेस दे रखा है बुक में, इतना डीपली वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बताऊं तो दो तरीके की सर्विस होती है। एक होती है फैक्टर सर्विसेज, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज वही नॉर्मल सर्विसेज होती है, बट जो नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं उसमें तीन मेजर आती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग। ठीक है, और भी होती है बट मेजरली यही होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज भी। ठीक है, और फैक्टर सर्विसेज नॉर्मल जो सर्विसेज होती है वो सब आ गई। ठीक है, थर्ड इज करंट ट्रांसफर। ठीक है, देखो करंट ट्रांसफर क्या होता है। करंट ट्रांसफर पहले तो तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। करंट ट्रांसफर मतलब बेसिकली करंट अकाउंट का है तो करंट ट्रांसफर बोलते हैं, एक तो पर उससे रिलेटेड नहीं है। देखो करंट ट्रांसफर मतलब कोई गिफ्ट दिया हमने किसी को या फिर कोई डोनेशन दिया, मतलब ऐसा पैसा जो हम दे रहे हैं बट उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो हमने उसे या तो किसी चैरिटी के लिए कर रहे हैं या किसी चीज के लिए कर रहे हैं, तो हमने गिफ्ट ग्रैंड डोनेशन वगैरह दिया, उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर में आता है बेसिकली वो। ठीक है, तो अब हमारा पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और अगर हम पे पैसा आ रहा है तो हमें बाहर से मिल रहे हैं मतलब, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW लिख रहा हूँ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, ठीक है। अब ये देखो ये चीजें आ गई हमारी करंट अकाउंट में, ठीक है। अब अगर तुम स्पेसिफिकली देखो तो उसमें तीन चीजें आ गई, ठीक है। एक तो इनको हम बोलेंगे ट्रेड बोलते हैं, बेसिकली टेंजिबल चीजें होती है जो हमारी, ठीक है, टेंजिबल चीजें होती है जिनका सेल हो रहा है, ठीक है। तो इनको टेंजिबल में होता है और ये होता है बेसिकली सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, तुम्हें पता है। अब अगर तुम सिर्फ इसका देखो, चलो मैं पहले पूरा बताता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। अब जब हम ये अकाउंट बना लेते हैं ना तो हमारे पे टोटल निकल के आता है, ठीक है। मान लो इन लोगों को कितना, देखो मान लो 100 रुपए का इम्पोर्ट हुआ है, 200 का एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, और 200 की सर्विसेज गई हैं आई हैं, और 50 का एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। करंट ट्रांसफर मान लो हमने दिया है 300 का, हमें मिला है 50 का या 150 का, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिकली अगर तुम पढ़ो ना तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इन दोनों का अगर हम बेसिकली बैलेंस निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्स माइनस एम, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो सिर्फ एक गुड्स वगैरह का देखा जाता है, ठीक है। ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं इसको। अब इस केस में क्या है 200 माइनस 100, मतलब पॉजिटिव का 100 आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस कितना है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 100, ठीक है। इसमें और भी चीजें अगर तुम्हें बताऊंगा जो, हाँ, तो ये जो बेसिकली बीओटी है ये डेफिसिट भी आ सकता है, सरप्लस भी आ सकता है। जब पॉजिटिव रहेगा तो सरप्लस आएगा, ठीक है, और जब नेगेटिव रहेगा तो वो आएगा, डेफिसिट आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और एक बैलेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में क्या आता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों का बैलेंस निकाला जाता है, ठीक है। बट सर्विसेज में भी अगर तुम लोग को अलग अलग दे रखी हो ना, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो सिर्फ फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड होती है, याद रखना, शिपिंग बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इन दोनों का निकालना है तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। एक तो देखो वैसे ये तीन चीजें हैं, इसके अलावा एक छोटी छोटी इनकम और हो सकती है, उसको बोल सकते हैं जो नॉर्मल हम लोग, जैसे अगर अभी तो तुम पढ़ोगे तो नेशनल इनकम नहीं पढ़ा, ठीक है, नेशनल इनकम में आएगा। तो छोटी मोटी ऐसा होता है कि हमने मान लो हमने फॉरेन में कहीं हमने अपनी जमीन रेंट पे दे रखी है, तो उससे हमें बेसिकली रेंट पे दे रखी है तो हमें रेंट मिल रहा है, तो ठीक है, ऐसी छोटी मोटी इनकम है, ठीक है। जैसे रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, कहीं इन्वेस्ट कर रखा था उससे प्रॉफिट मिला, वो सब चीजें, तो वो सब अदर प्रॉफिट से अदर इनकम वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे ऐसे छोटे मोटे जो हमने किए हैं, ठीक है। जैसे रेंट वगैरह हम भी तो पे कर सकते हैं, कोई हमें भी तो रेंट पे दे सकता है, तो वो सब चीज़ इसमें आ गई छोटी मोटी, ठीक है। इसका भी मैं मान लेता हूँ कितना रुपया, ठीक है, 50 भी छोड़ो, 100 मान लेता हूँ, चलो दोनों में। अब देखो सीन क्या है, अभी अगर हमें निकालने को इनविजिबल बैलेंस निकालने को होती है तो मतलब उसमें सारे इनविजिबल आइटम लेंगे। इनविजिबल आइटम बेसिकली वही होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसमें और कुछ भी है, करंट अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है, वो तो चलो ठीक ही है, ठीक है। हाँ, तो अब जब इनविजिबल बैलेंस निकालने को आया मतलब वो चीजें हो गई जो जिनको हम देख नहीं सकते। उसमें भी अगर तुमने सर्विसेज में फैक्टर और नॉन फैक्टर अलग दे रखा हो तो नॉन फैक्टर को इंक्लूड करोगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस ये अदर एक्सपेंसेस अदर इनकम जो भी है प्लस करंट ट्रांसफर्स टू या फ्रॉम, ठीक है। तो ये सब चीजों को ऐड करोगे और उनका बैलेंस निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे इनविजिबल बैलेंस, क्योंकि ये सब चीजें हम देख नहीं सकते, पास होती है, मूव होती है। बट इंपोर्ट ऑफ गुड्स में मतलब कुछ गुड्स वगैरह आसपास जा रहे हैं, बॉर्डर के आर पार जा रहे हैं तो तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब इन सबका बैलेंस आता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, क्योंकि ये हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है। तो जब इसका बैलेंस निकल के आता है इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। देखो इसका टोटल करते हैं 300 400 600 700 250 350 400 500, ठीक है। अब तुम देखोगे कि 200 रुपए का तो भैया हमारे पास डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। अब 200 रुपए का नहीं, वैसे डेफिसिट, हाँ डेफिसिट आ रहा है क्योंकि हमारा खर्चा 700 का है बट हमारा रिसीव हो रहा है 500, ठीक है। तो इसमें हम देखोगे हम लोग का 200 रुपए का ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट को क्लियर करने के लिए कौन हेल्प करेगा, करंट अकाउंट। इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है, ठीक है। मैं तुम्हें मेजर चीजें बताऊं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। मतलब ये जो मैंने लाइन बना दी है यहाँ तक सब मेजर है, उसके अलावा अदर चीजें जो आ सकती हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये पहले नहीं था सिलेबस। अगर तुम एनसीईआरटी वाइज देखो तो ये सब उसमें नहीं है उतना, ठीक है। ये हमारी इस वाली बुक में गिवन है बेसिकली। अरे यार क्या है, रुक जाओ, एक तो ये काम चल रहा है ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, शोर शोर होता रहता है, शांति से क्लास नहीं ले सकता इंसान, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में मेजर ट्रांजैक्शन क्या होती है, बोरिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक थर्ड और होती है, मैं बता दो। देखो अगर हमने बेसिकली इधर हम लोग का डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट हो रहा है मतलब पैसा जा रहा है, तो हमने लेंड किया है, लोन, ठीक है, लेंडिंग। और अगर हमने लिया है तो उसको हम बोलते हैं बोरोइंग, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट किसी ने हमारे में, अगर हमने कहीं और किया तो डेबिट हो गया। इन्वेस्टमेंट कहीं हमने किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है, बता रहा हूँ। ये वैसे इकोनॉमिक्स को तो आईडी में भी आएगा पढ़ने को, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मेजरली तो आईडी में है ये, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आ जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ROW लिख रहा हूँ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ये सब मेजर चीजें आ गई, ठीक है। एक तीसरी चीज और आती है, वो मैं फाइनल बता रहा हूँ, जिसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं। मैंने कहा था इसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, जब हम लोग देखो इसमें देखो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट दे रखी है मैंने, या FDI है, ठीक है, और FII है, ठीक है। FDI होती है, देखो FDI में क्या लिखूं, FDI होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और FII होती है फॉरेन, और को इसी से लिख देता हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो अगर तुम बुक में देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा कैपिटल, ऐसा कोई BOP अकाउंट बनाने को नहीं आया, तो तुम इसकी टेंशन मत लेना कि ये डेबिट और क्रेडिट तुम लोग अलग अलग दे रहे हो, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम मस्त करो, तुम बस इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। अब देखो इसमें वैसे देखो कैपिटल अकाउंट है, अगर तुम अपनी बुक का पेज नंबर खोलो, पेज नंबर बताता हूँ, अगर तुम यही बुक है देख लो, ठीक है। 542 नहीं 543 पेज नंबर पे आओगे तो कैपिटल अकाउंट है ना, हाँ 545 पेज नंबर पे आओगे, तो इसमें मेजर चीजें कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट यही दो है, ठीक है। और तीसरे मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। बट अगर तुम अदर कंपोनेंट्स देखोगे तो अदर कंपोनेंट्स मैंने इसमें भी बता रखे हैं, बट ये सब उतना जरूरी नहीं है क्योंकि गिवन नहीं होता, ठीक है। अब देखो FDI और FII बता रहा था मैं, ठीक है। देखो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। देखो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, हमने या तो कोई बेसिकली स्टोर खोल लिया, फिर कोई फ्रेंचाइज वगैरह ले ली, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे वॉलमार्ट की कितने स्टोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर तुम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो उसमें हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया, बेसिकली शेयर्स वगैरह खरीदा, वो सब चीज आ जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। बाकी अच्छे से मैं तुम लोग आइडिया बताऊंगा, ठीक है, अभी इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें। बस इतना याद रखना, डायरेक्ट मतलब हमने डायरेक्टली किसी बिल्डिंग वगैरह किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशनल मतलब हमने उन चीजों के शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं, ठीक है। अब ये आ जाओ, ठीक है। अब मान लो देखो 500 रुपए का हमारा डेफिसिट आ रहा, तो इसको क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, 200 रुपए का लोन ले लिया, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अब इससे ये क्लियर हो जाएगा, बट अभी उसको लेके नहीं चलते, अमाउंट तो मैं कोई बता रहा हूँ स्पेसिफिकली होता है, ठीक है। और मान लो हमने 500 रुपए का लैंड किया था, ये सब चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद देखा हमने इन्वेस्टमेंट किया है 100 रुपए का, ठीक है, और हमें 300 रुपए का मिल गया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्या होता है इसमें ना, मतलब फॉरेन रिजर्व्स वगैरह खर्च होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो इन दोनों में तो अगर बैलेंस देखो कितना 600 आ रहा है, और इन दोनों का देखो 500 आ रहा है, ठीक है। 600 और 500 मतलब हम लोगों पे 100 रुपए की अभी कमी है, ठीक है, क्योंकि हमें खर्चा करना है 600 रुपए का, बट हमें पैसा 500 ही रुपए का आया है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं ना, जो हमारी बेसिकली RBI है, जो मैंने बताया था, RBI इज द बेसिकली RBI सारे रिजर्व मेंटेन करके रखता है, फॉर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। तो सारा फॉरेन एक्सचेंज RBI बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोल सकते हो तुम कंट्री के, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली RBI से ना रिजर्व ले लेते हैं यूज करने के लिए, जिससे हम इनका पेमेंट कर पाए, ठीक है। अब मान लो हम लोगों पे देखो 600 ही रुपए था, ठीक है। अब हम पे मतलब 600 रुपए का हम लोग को पैसा देना है, बट है हम पे 500 रुपए, तो हम क्या करेंगे 100 रुपए हम लोग RBI से लेंगे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे पैसा आएगा, तो हम उसे बोलेंगे विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स, ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स। कितना हो गया 100 रुपए, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा हो गया। बट मान लो अगर अलग से उल्टी सिचुएशन होती, ठीक है, ये 400 होता, ठीक है, और ये होता तो 50, ठीक है, ये 450 होता मान लो, ठीक है। और मैं अभी ये अमाउंट हटा देता हूँ, ठीक है। और ये है हमारा 500 और ये है 450, मतलब हम लोगों पे 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रखा है, ठीक है। हमारा खर्चा 450 का ही होगा, बट हमें जो पैसा आया है वो 500 रुपए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो जो 50 रुपए है उसको हम लोग डिपॉजिट कर देंगे बेसिकली रिजर्व में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिपॉजिट इनटू रिजर्व्स, ठीक है। डिपॉजिट बोल दो या कुछ भी लिख दो, ठीक है, बहुत चीज होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ये मेजर चीजें आती है, मैंने बता दिया। गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, BOT, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह सब बता दिया मैंने। अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, छोटी मोटी जो रेंट इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह होती है। करंट ट्रांसफर बता दिया, ठीक है। करंट ट्रांसफर स्पेलिंग गलत है, ठीक है, करंट, ठीक है। तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना ना, यही है पूरे चैप्टर में कुछ भी दिया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। जब फाइनली पूरे अकाउंट का तुम बैलेंस निकालेंगे ना नीचे लास्ट में, तो उसको हम बोलते हैं BOP अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अब BOP हम लोग का दो तरीके का हो सकता है, एक इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक देखो डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है।
बीओपी देखो मैंने क्या बोला, दो तरीके का हो सकता है, एक इक्विलिब्रियम एक डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब बीओपी हमारा इक्वल है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। डिसइक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन आ गई, सरप्लस। सरप्लस तब होगा जब हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड से, ठीक है, और डेफिसिट कब होगा जब हमारा डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, ठीक है। देखो अब फिलहाल के लिए चैप्टर में इतना ही था, बट एक लास्ट चीज हो जाती है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी अकाउंट, ठीक है। एक तो देखो चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस गिवन है, वो तुम्हें खुद से पढ़ने हैं, मैं थोड़े थोड़े नोट्स में भी डाल दूंगा, बट वो उतना तुम्हें खुद से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस वगैरह तो मैं क्या ही बताऊंगा, ठीक है, छोटे मोटे डिफरेंस है, जैसे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, वो छोटे मोटे डिफरेंसेस है, वो तुम्हें खुद पढ़ने पड़ेंगे, बुक में भी गिवन होंगे, नहीं गिवन है वैसे तो, अगर वैसे तो गिवन ही है, मैं तुम्हारी में नहीं गिवन है तो मैं नोट में भी डाल दूंगा थोड़ी बार, ठीक है। अब देखो क्या होता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। देखो ऑटोनोमस बेसिकली इतना याद रखो, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटेड ट्रांजैक्शंस, वो देखो ऑटोनोमस आइटम्स बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन चलेगा, ठीक है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस होती है जो बेसिकली किसी प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, ठीक है। बट जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो कोई डेफिसिट को या फिर डिसइक्विलिब्रियम को क्लियर करने के लिए की जाती है। समझो कि मैंने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की, जिससे क्या हुआ, मेरा बीओपी आ गया भाई, सरप्लस हो रहा है 50 रुपए का, ठीक है। अब मेरे को वो सरप्लस को हटाना है, इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो उसके लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, जिससे हम रिजर्व्स में उसको ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमारा बीओपी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बेसिकली उस मोटिव से की जाती है जिससे हमारा बीओपी करेंट या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए की जाती है बेसिकली, तो उससे हमारा बीओपी आइदर सरप्लस में चला जाता है या डेफिसिट में चला जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, जो बेसिकली उसको क्लियर कर देती है बेसिकली, ठीक है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन हमारी देखो करंट अकाउंट में भी आ सकती है, कैपिटल अकाउंट में भी आ सकती है, क्योंकि ये देखो ये सारी चीजें और ये सारी चीजें ऑटोनोमस ही हैं, ठीक है। बट अकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन बेसिकली रिजर्व्स वाली होती है, ठीक है। तो वो हमें क्यों, हम लोग क्यों लाते हैं, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम फाइनली इक्वल हो जाए, चलेगा, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं कट कर दूंगा थोड़ा सा, बट देखो हाँ हाँ मैं क्या कह रहा था, देखो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन यहाँ तक होती है सारी, ये ऑटोनोमस होती है मेजरली, अब लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। बट ये जो डिपॉजिट इनटू रिजर्व्स है, ठीक है। अब लाइन तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये लाइन नहीं कह रहा हूँ मैं, ये ना, ये अगर रिजर्व्स को हम शो नहीं करते, हो सकता है कि हम लोग कैपिटल अकाउंट में शो ना करें रिजर्व्स, हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर ले जाके शो करें हम लोग। देखो कभी कभी, अभी मैं आपको कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे, जल्दी से, ठीक है, ले लिया। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना भाई ये इसको यहाँ पे दिखाते ही नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बीओपी सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है, बट इसको फिर हम अलग से ले जाके इसको कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम शो नहीं करते कैपिटल अकाउंट में। तो ये सारी ट्रांजेक्शन बेसिकली इसको ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होती है, और वो जो रिजर्व वाली थी उसको अकोमोडेटिंग बोलते हैं, क्योंकि देखो इससे हमारा बीओपी आइदर सरप्लस में जाएगा या डेफिसिट में जाएगा, हो सकता है इक्वल हो, बट मोस्टली या तो सरप्लस में जाएगा या डेफिसिट में जाएगा, ठीक है। इक्वल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अगर तुम अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो। जरूरी थोड़ी है कि 500 रुपए तो करोड़ों में होता है, तो बहुत मुश्किल है, जरूरी है मतलब बहुत मुश्किल है इक्वल होना। तो ऑटोनोमस बेसिकली इन दोनों को या तो सरप्लस करेंगे, डेफिसिट करेंगे, फिर जो अकोमोडेटिंग आइटम्स यूज होंगी, ट्रांजेक्शन यूज होंगी, उससे इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर मेड फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड अकोमोडेटिंग आर यूज्ड टू बैलेंस द बीओपी बेसिकली, ठीक है। तभी हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, क्योंकि देखो लाइन के ऊपर है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग रिजर्व्स वाली को बाहर शो करते हैं, तो हम उसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को हम बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है चैप्टर में, ये ध्यान से समझ लेना ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग, क्योंकि ये आता ही है, 100% लिखवा लो, तुम्हारे पेपर में आएगा ही, चाहे टर्म का हो या फिर बोर्ड्स के, पता नहीं बहुत फेवरेट मतलब क्वेश्चन है ये टीचर्स का, ठीक है। टर्म में तो मेरे हिसाब से लिख के आएगा ही, तुम्हारे जो भी प्री बोर्ड वगैरह होंगे 100% लिखवा लो, मेरे से आएगा ही आएगा, मेरा नाम बदल देना नहीं है, क्योंकि ये मेरे में भी आया था, मैंने पेपर दिया, तुम समझ रहे हो, मैंने अपने टाइम पे शायद 10-15 सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, 10-15 की मजाक कर रहा हूँ, 1 से 2 सॉल्व किए थे, उन दोनों में भी था, और जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया उसमें भी था। तो ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आता है, बहुत आता है, ठीक है। तो समझ गए, ऑटोनोमस अबव द लाइन और दे आर मेड फॉर प्रॉफिट मोटिव, या फिर अकोमोडेटिंग जो बिलो द लाइन बोलते हैं कभी कभी जब वो नीचे शो की जाती है, और दे बेसिकली हेल्प इन इक्विलिब्रियम या फिर मेंटेनिंग द बीओपी, ठीक है। बस मेंटेन करते हैं जिससे इक्विलिब्रियम रहे, कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दिया, इतना ही चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज ही नहीं होना है भाई, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि अदर वाले भी बता दूं मैं, ठीक है। देखो पहली बात तो मैं बोलूँ कोई जरूरी है नहीं इसका, फिर भी यहाँ पे गिवन है, अगर तुम्हें खुद खोल के पढ़ना है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। देखो एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है, एनआरआई डिपॉजिट मतलब हमारा कोई नॉर्मल रेजिडेंट है, वो इंडिया वगैरह में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं एनआरआई डिपॉजिट में, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल बेसिकली वो होती है जो हमने बैंक्स के साथ कुछ एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह मेंटेन करके रखी होती है बाहर की जगहों की, देखो इसमें भी लिखा है, ठीक है। owing to drawn of foreign assets of the commercial bank की फॉरेन एसेट्स होती है, वो सब आ जाता है, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट मैंने बता दिया तुम लोगों को क्या होता है, ठीक है।
और लास्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इसमें हम लोग लोन ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो सब भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट तो तुमने 11th में ही पढ़ा होगा, बिजनेस में पढ़ा था शायद, ठीक है। अब आगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, इसमें मतलब वही छोटे टाइम, उसमें भी तो 3 से 6 महीने था, जैसे 11th में मैंने भी पढ़ा है, 3 से 6 महीने के लिए लोन मिलता है, तो वो एक तरीके से देखा जाए शॉर्ट टर्म ही है। तो शॉर्ट टर्म लिखो ना लिखो या ना लिखो, बात हुई है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट भी इसमें आता है, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में देखो इतना ही। अब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, और साथ के साथ मैं बिजनेस और अकाउंट्स भी कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस में भी हम लोग के 4 चैप्टर हो चुके हैं, आगे हम चलेंगे, और अकाउंट्स में भी हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोग अगर चेक नहीं कर रहे हो और चीजें भी तो चेक करो, ठीक है। और अगर तुम लोग को सही में मेरी वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भेजो, अगर कुछ भी डाउट्स है मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब जो कर रहे थे, जिससे चैटिंग कर रहे थे करो, बट थोड़ी देर बाद रेस्ट लेके फिर से आना, और एक बार ये नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। अब चाहो तो इस बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं अपने नोट्स को वो नहीं करता एक तरीके से कि तुम मेरे ही नोट्स से पढ़ो, तुम किसी से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बुक अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, बट मेरे हिसाब से बुक में बहुत ज्यादा लिखा है, तो तुम ट्राई करना कि चाहो तो मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हो, कहीं और से भी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मेरे हैंड रिटन नोट्स है, उनको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।